पहली चीज कंजेंटल एनोमलीज हम पढ़ रहे हैं किडनी और यूरेटर के। सबसे पहली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज रीनल एजेनेसिस। मतलब रीन किडनी का जो है फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। इसका जो इंसिडेंस होता है वो 1 in 3000 होता है। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। अगर यूनिलैटरल होगा तो एसिम्टोमेटिक होगा, क्योंकि एक साइड की किडनी नहीं ना, तो दूसरी साइड की किडनी जो है वो हाइपरप्लेजिया कर लेगी और अपसेंट किडनी का जो फंक्शन है कैरी आउट करेगी। तो एसिम्टोमेटिक है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिलैटरल जो होता है ना, ये मोस्टली इंसिडेंटल डायग्नोसिस के साथ आता है। बायलैटरल रीनल एजेनेसिस अगर है तो ये लाइफ के साथ कंपैटिबल ही नहीं होता। इट इज एसोसिएटेड विथ पॉटर सीक्वेंस। मतलब बायलैटरल रीनल एजेनेसिस will result into maternal oligohydramnios which will result into bilateral pulmonary hypoplasia in fetus। और साथ में आपको पॉटर स्पेसीज देखने को मिलेंगे। पॉटर स्पेसीज क्या होती है? पॉटर स्पेसीज इज ब्लंट नोज, लो सेट ईयर, फ्लैट चीक, रेट्रोग्रेथिया। ये सारे आपके पॉटर स्पेसीज के कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप देख सकते हो कि जो आपका लेफ्ट साइड है इस पे किडनी प्रेजेंट है, ये आईवीबी की इमेज है। आपके राइट साइड में आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो राइट साइड की किडनी का यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस हुआ है। फिर हम बात करते हैं एक्टोपिक किडनी के बारे में। अगेन एक्टोपिक किडनी ये भी एसिम्टोमेटिक होता है। इसका भी इंसिडेंटल डायग्नोसिस ही होता है, सिमिलरली टू दी यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस। इसका जो इंसिडेंस होता है वो 1:500 होता है। और मोस्ट कॉमन साइट जिस पर आपकी ये एक्टोपिक किडनी प्रेजेंट होती है वो पेल्विस होती है। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पर होती है? पेल्विस। रेयरेस्ट साइट क्या होती है? रेयरेस्ट साइट होती है थोरैक्स। एक्टोपिक किडनी के साथ तीन प्रॉब्लम्स होती है। पहला, ये रिफ्लक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। दूसरा, ये पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। और तीसरा, बीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन। ये तीन प्रॉब्लम्स है आपके एक्टोपिक किडनी के साथ। रिफ्लक्स, पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन, बीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपका एक्टोपिक किडनी है जो ब्लैडर के आसपास प्रेजेंट है। ठीक है। फिर हम देखते हैं तीसरे कंजेनिटल एनोमली के बारे में, दैट इज फ्यूजन ऑफ बोथ किडनीज, जिसको हम सिंगल साइडेड किडनी के नाम से भी जानते हैं। अब इस सिंगल साइडेड किडनी और फ्यूजन किडनी के बारे में एक चीज तो पहली बात, किडनी जरूर दूसरे साइड में जा रहे हैं लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ये अपनी नॉर्मल साइड पे ही प्रेजेंट रहेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो होगी वो हमेशा नॉर्मल साइड में प्रेजेंट होती है। अब इसमें दो कैटेगरीज होती है सिंगल साइडेड किडनी में, कि जो दोनों किडनीज होगी वो सेम डायरेक्शन को फेस करेगी, या फिर जो दोनों किडनीज है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस करेगी। दोनों के अंदर वैसे दोनों के अंदर पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत आपको पड़ती नहीं है। बस जिसमें किडनीज अपोजिट डायरेक्शन को फेस करती है वो एस शेप किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? एस शेप किडनी का। अब देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई किडनी आपको नहीं दिख रही, लेकिन राइट साइड में ही ऊपर भी आपको कैल्शियल सिस्टम दिख रहा है, नीचे भी आपको कैल्शियल सिस्टम दिख रहा है। दोनों आपकी किडनी जो है एक ही साइड में है, सिंगल साइडेड किडनी। तो चाहे वो सेम साइड में ओपन करे या डिफरेंट साइड में ओपन करे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर हॉर्सशू किडनी की हम बात करते हैं। हॉर्सशू किडनी का जो इंसिडेंस है ये 1:400 है, मतलब काफी ज्यादा कॉमन है। रीनल एजेनेसिस का 1:3000 था। फिर 1:500 था आपके एक्टोपिक किडनी का। अब 1:400 है हॉर्सशू किडनी का, मतलब काफी कॉमन है ये लोगों के अंदर। मेल इज टू फीमेल के अंदर रेशो देखोगे तो मेल्स के अंदर ये काफी कॉमनली पाई जाती है। और नॉर्मली क्या होता है ना, आपका किडनी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये नीचे प्रेजेंट होता है पेल्विस के अंदर, और ये अब डेवलपमेंट के दौरान किडनी ऊपर आता है और अपने नॉर्मल लोकेशन पे आता है। अब ये जो एसिड हुआ, अगर ये एसिड ना हो तो आपका हॉर्सशू किडनी होता है। पहली बात तो एसिड नहीं होता। दूसरी चीज क्या होती है कि जब किडनी ऊपर जा रही होती है ना तो वो रोटेट करती है। क्या करती है? वो रोटेट करती है। ये रोटेशन भी नहीं होता, फेलियर ऑफ रोटेशन भी होता है हॉर्सशू किडनी के अंदर। इसीलिए क्या होता है, ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ रोटेशन, जब किडनी आपके नीचे प्रेजेंट होती है ना तो उसके जो पेल्विस होता है वो एंटीरियर, उसका जो पेल्विस होता है एंटीरियरली फेस करता है। लेकिन जब ऊपर जाती है तो रोटेट करती है और उसका पेल्विस जो है मीडियली फेस करता है। लेकिन अब ऊपर गई नहीं किडनी और नीचे ही रह गई, रोटेट भी नहीं करी, तो इसमें जो आपका किडनी का जो पेल्विस होगा वो क्या फेस करेगा? एंटीरियरली ही फेस करेगा। तीन प्रॉब्लम्स होती है हॉर्सशू किडनी के अंदर। एसेंट किडनी करती नहीं है, और दूसरा रोटेट भी नहीं करती। चूंकि वो रोटेट नहीं करती तो उसके जो पेल्विस पहले एंटीरियरली फेस कर रहा था नीचे, वैसा ही उसका जो पेल्विस होता है एंटीरियरली फेस करता है हमेशा, क्योंकि रोटेट ही नहीं करा। और दूसरा, उसका जो कैलाइसियल सिस्टम होता है वो पोस्टेरोमीडियल फेस करता है, बिकॉज वो रोटेट नहीं करा। और साथ में इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ में फेलियर ऑफ एसेंट एंड फेलियर टू रोटेट, इनके साथ में जो पोल्स होते हैं आपकी किडनी के वो फ्यूज कर जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो पोल्स फ्यूज करते हैं वो लोअर पोल फ्यूज करते हैं। जब लोअर पोल्स फ्यूज कर जाते हैं तो जो
स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं फ्यूजन के बाद, उसको हम कहते हैं इस्थमस। और ये इस्थमस प्रेजेंट होता है एट द साइट ऑफ L4 L5। और ये L4 L5 पे इस्थमस जब फॉर्म हो जाता है तो वो आपकी किडनी को एसेंड करने ही नहीं देता, क्योंकि बीच में आ जाती है आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एट लेवल ऑफ L3। कौन सी आर्टरी? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एट द लेवल L3। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके क्या बोलते हैं हॉर्स किडनी का फॉर्मेशन आएगा तो यूरेटर्स के साथ क्या होगा? यूरेटर्स के साथ दो चीजें होगी। पहली कि हाई इंसर्शन रहेगा यूरेटर्स का ऑन पेल्विस, क्योंकि पेल्विस आपका एंटीरियरली फेस कर रहा है, तो यूरेटर्स का हाई इंसर्शन होगा ऑन पेल्विस। और यूरेटर्स बहुत एंगुलेटेड भी रहेंगे। यूरेटर्स क्या रहेंगे? बहुत एंगुलेटेड भी रहेंगे। एंगुलेटेड होने के कारण क्या होगा? स्टेसिस होगा यूरिन का। जब भी यूरिन का स्टेसिस होगा पूरे यूरोलॉजी के अंदर तीन प्रॉब्लम्स होगी: रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोन्स का फॉर्मेशन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये तीन प्रॉब्लम्स होगी जब यूरेटर्स एंगुलेटेड होगा ड्यू टू स्टेसिस ऑफ यूरिन। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि आपका जो ये हॉर्सो किडनी होता है विल्म्स ट्यूमर के रिस्क को इंक्रीज करता है। किसके रिस्क को इंक्रीज करता है? विल्म्स ट्यूमर के रिस्क को इंक्रीज करता है। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? तो पहला इन्वेस्टिगेशन जो आपका इन्वेस्टिगेशन चॉइस भी है वो है सीईसीटी इन द पेशेंट्स ऑफ हॉर्सशू किडनी। इंट्रावाइनस पाइलोग्राम के अंदर आपको इसमें जो है फ्लावर विस साइन या फिर हैंड जॉइनिंग साइन ये देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो। नॉर्मली आपकी किडनीज कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए थी, यूरेटर वगैरह। ये आपका कुछ इस तरीके से ये है फ्लावर विस अपीयरेंस ऑफ योर हॉर्सशू किडनी। ओके, ये सीईसीटी की इमेज है। और ये सीईसीटी आपका क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है फॉर हॉर्सशू किडनी। तो ये दो अपीयरेंस आपको पता होनी चाहिए आईबीपीए के ऊपर। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट भाई अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो उन केस में आपको करनी पड़ेगी पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी में हम दो चीजें करेक्ट करते हैं। जो आपका यूरेटर एंगुलेटेड था ना, जिसके कारण सिम्टम्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसके यूरेटर के एंगुलेशन को करेक्ट करेंगे। वही आपका काम होता है पाइलोप्लास्टी के अंदर, बाकी कुछ नहीं करता। इस्थमस को हम डिवाइड नहीं करते। देखो इस्थमस को डिवाइड करके कोई काम है नहीं ना, क्योंकि इस्थमस के आगे पीछे बहुत बड़े बड़े वेसल्स प्रेजेंट है। इस्थमस को हम तभी डिवाइड करेंगे जब आपका एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगा। अगर एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म हो जाएगा तभी वही एक इंडिकेशन है जिसमें हम इस्थमस को डिवाइड करते हैं। फिर हम अगली कंजेनिटल एनोमली के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। अब मल्टीपल सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी जो है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी ये प्रेजेंट करेगी एज एन एब्डोमिनल मास। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपके एब्डोमिनल मास का न्यूनेट्स के अंदर। एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली। लेकिन अगर ये बायलैटरल रहा तो इट विल बी इनकम्पैटिबल विद लाइफ। लेकिन अगर यूनिलैटरल रहेगा तो इन्वॉल्यूशन हो जाएगा 5 साल में। मतलब ये जो सिस्ट है वो गायब हो जाएंगे 5 साल के बाद। लेकिन अगर बायलैटरल सिस्ट, मतलब दोनों किडनीज में ऐसे सिस्ट है बहुत सारे, तो फिर तो जीना मुश्किल है। और ये मल्टीपल नॉन कम्युनिकेटिंग सिस्ट होता है रीनल पैरेन्काइमा के अंदर, जो कि अपीयर करते हैं एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस। कैसे अपीयर करता है? बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस की तरह अपीयर करता है। दे कैन बी डिटेक्टेड ऑन एंटीनेटल स्कैन। आगे जाकर हम पॉलिसिस्टिक किडनी वाला डिसीज पढ़ेंगे। दे कैनॉट बी डिटेक्टेड ऑन एंटीनेटल स्कैन, उसको हम एंटीनेटल स्कैन पर डिटेक्ट नहीं कर सकते। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी को हम एंटीनेटल स्कैन पे डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका इंसिडेंस 1:1000 to 4000 लाइव बर्थ होता है। फिर अगली जो कंजेनिटल एनोमली है वो है डुप्लीकेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड रीनल यूरेटर। और ये आपको जो है फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। 1:150 इसका जो है इंसिडेंस होता है। काफी ज्यादा कॉमन है ये। ओके, और यूनिलैटरल ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बायलैटरल। ठीक है, इसमें होता क्या? डुप्लीकेशन के अंदर दो यूरेटर्स या फिर दो यूरेटर्स और दो पेल्विस एक ही किडनी से अटैच रहेंगे। कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका एक किडनी है, यहाँ से दो पेल्विस अराइज की और ये दो यूरेटर्स अराइज किए। लेकिन ये इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन इसलिए है कि ब्लैडर में पहुंचने से पहले ये दोनों यूरेटर्स फ्यूज कर गए, इसीलिए यह है इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन। इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन में आपको यो-यो इफेक्ट देखने को मिलता है। ये यो-यो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक साइड के यूरेटर से दूसरे साइड के यूरेटर में यूरिन पास कर जाती है। तो लोअर पोल का यूरेटर होता है, उसमें आपकी यूरिन जो है अपर पोल के यूरेटर की चली जाती है। इसको हम कहते हैं यो-यो इफेक्ट, जो कि आपको इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। कंप्लीट डुप्लीकेशन जो होता है उसमें आपके दोनों पेल्विस दोनों यूरेटर कभी फ्यूज नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग ऑरिफाइस के तौर पर आपके ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करेंगे। जो कंप्लीट डुप्लीकेशन होता है वो ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू द इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन। अब कंप्लीट डुप्लीकेशन के अंदर समझने वाली चीजें है क्या? एक अपर पोल का यूरेटर होगा, एक लोअर पोल का यूरेटर होगा। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है कि अपर पोल का जो यूरेटर होगा
वो आपका उसका जो यूरेट्रिक ऑरिफाइस होगा वो हमेशा डिस्टली और मीडियली ओपन होगा। अपर पोल का जो यूरेट्रिक ऑरिफाइस होगा, दिस विल ऑलवेज ओपन डिस्टली एंड मीडियली टू द लोअर पोल यूरेट्रिक ऑरिफाइस। ऐसा क्यों? दिस इज विगर्ट मेयर्स लॉ। विगर्ट मेयर्स लॉ यही कहता है कि जो आपका अपर पोल का यूरेट्रिक ऑरिफाइस है वो हमेशा डिस्टली और मीडियली ओपन करेगा एज कंपेयर टू द लोअर पोल का यूरेट्रिक ऑरिफाइस। ठीक है, ये रटना है आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछे गए हैं। जो आपका अपर पोल होता है यूरेटर का वो लॉन्गर भी होता है, और अपर पोल का यूरेटर जो होता है वो हमेशा मोस्टली टाइम देखा गया कि एक्टोपिकली भी प्रेजेंट होता है। एक्टोपिक यूरेटर का मतलब क्या? उसका इंसर्शन एक्टोपिक होता है। यहाँ पर तो ब्लैडर के अंदर इंसर्शन दिखाया गया है, लेकिन मोस्टली ये कभी कभार यूरेथ्रा के अंदर भी इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, अब ये आपका अपर पोल का जो यूरेटर है ये दो प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। पहला पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा यूरेट्रोसिल। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन और यूरेट्रोसिल, इन दोनों प्रॉब्लम्स के कारण आपका अपर पोल का यूरेटर जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करता है। कहां पर हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा? अपर पार्ट ऑफ किडनी के अंदर। अपर पार्ट ऑफ किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा। तो अपर पार्ट ऑफ किडनी जो है वो फंक्शनल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कारण जब ये फंक्शनल पार्ट नहीं रहेगा किडनी का, ये साथ 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 आपके लोअर पोल ऑफ किडनी जो है उसके कलाइसिस को ऐसे नीचे ढकेल देगा, जिसके कारण इन कलाइसिस का जो अपीयरेंस रहेगा आईवी पे वो रहेगा ड्रूपिंग लिली अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस रहेगा? ड्रूपिंग लिली अपीयरेंस। ठीक है, अपर पोल के यूरेट्रिक ओरिफाइस मैंने बताया इन दो कंडीशन के साथ एसोसिएटेड थे जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करवा रहे थे। अब लोअर पोल का जो यूरेटर होगा वो भी कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। जी हाँ, लोअर पोल का यूरेटर जो होता है ना ये वीयूआर कॉज करवाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो लोअर पोल का यूरेट्रिक ओरिफाइस है, या फिर आप ऐसा जानिए कि लोअर पोल का जो यूरेटर है इसका जो इंट्राम्यूरल पार्ट है जो ब्लैडर के अंदर है वो बहुत शॉर्ट होता है। और जब ये लोअर पार्ट का यूरेटर, किसी भी यूरेटर का पार्ट अगर ब्लैडर के अंदर बहुत छोटा होगा ना तो वो व्यूअर कॉज कराएगा ही कराएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहा तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है, सिम्टम्स आपके मोस्टली अपर पोल यूरेटर के साथ ही आएंगे। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक तो एक्टोपिक हो सकता है अपर पोल का यूरेटर, दूसरा पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन यूरेट्रोसील के कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है। आपके लोअर पोल के साथ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज वीयूआर, लोअर पोल के यूरेटर के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर एक्टोपिक यूरेटर है या फिर वीयूआर है तो यूरेट्रिक रिम्प्लांटेशन करो। अगर आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करो। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्टोपिक यूरेटर के बारे में। लास्ट ईयर इस पर सवाल पूछा गया है। मोस्टली एसोसिएटेड होता है विद डुप्लीकेशन। एक्टोपिक यूरेटर जो है इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द डुप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया था कि डुप्लीकेशन के अंदर जो अपर पोल का यूरेटर होता है ये मोस्टली एक्टोपिक होता है मेनी टाइम्स। ठीक है, बायलैटरल 10% होता है। फीमेल इज टू मेल प्रिपोर्टेंस कितना? 7:1 है। अब मेल्स के अंदर प्रेजेंटेशन अलग होगा, फीमेल्स के अंदर अलग होगा। रीजन क्या है? मेल्स के अंदर जो ये एक्टोपिक यूरेटर ओपन करता है ना, ये ओपन करता है प्रॉक्सिमल टू द एक्सटर्नल स्पिंटर। प्रॉक्सिमल टू द एक्सटर्नल स्पिंटर, इसलिए कोई इनकॉन्टिन्यूस रहेगा मेल्स के अंदर। लेकिन फीमेल्स के अंदर यही एक्टोपिक यूरेटर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द यूरेथ्रा ओपन करेगा कहां पर? डिस्टली टू द स्पिंटर या फिर डायरेक्टली एट द वजाइना। इसलिए फीमेल्स के अंदर आपको इनकॉन्टिनेंस या फिर कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा। आप इमेज के अंदर देख सकते हो, ये आपका जो यूरेटर है डायरेक्टली, ये ब्लैडर यहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली आपके वजाइना के अंदर या फिर डिस्टल टू स्पिंटर ओपन कर रहा है। कितना बड़ा यूरेटर है ना। फिर हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पर एक्टोपिक यूरेटर का एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन। कहीं पर भी अगर आपको यूरेटर से कोई प्रॉब्लम है ना, मतलब यूरेटर कहीं गलत लोकेशन पर प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोपिक यूरेटर कहीं पे भी दिख जाए तो यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन ही उसका ट्रीटमेंट होता है। रेट्रोकेवल यूरेटर की अगर हम बात करें तो रेट्रोकेवल यूरेटर देखो नॉर्मली क्या होता है ना, आपका जो इंफीरियर वेना केवा होता है उसके लैटरली आपका यूरेटर प्रेजेंट होता है। लेकिन ड्यू टू एनोमलस डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, आपका जो इंफीरियर वेना केवा है ना ये कंप्रेस करने लग जाता है आपके यूरेटर को। ये उसके लैटरली प्रेजेंट नहीं होता, उसकी लैटरल मूवमेंट होती है आपके इंफीरियर वेना केवा और वो आपके यूरेटर के ऊपर आ जाता है, दस कंप्रेसिंग द इंफीरियर वेना केवा। और ये क्या होता है? ड्यू टू एनोमलस डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा होता है। ओके, क्या एनोमलस डेवलपमेंट होती है? परसिस्टेंस ऑफ पोस्टीरियर सब कार्डिनल वेन्स, ये एनोमलस डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब जहां पर आपका ये इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस करेगा तो किसी पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन जो है L3 L4 पॉइंट पे होता है, जिसके कारण ये जो प्रॉक्सिमल यूरेटर है, आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है यूरेटर का जो है प्रॉक्सिमल टू दी ऑब्स्ट्रक्शन, वो क्या हो जाएगा? वो डायलेट कर जाएगा लीडिंग टू हाइड्रो यूरेटर
और ये बैक प्रेशर के कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो जाएगा, हाइड्रोयूरेटर भी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी। अब ये आपका रेट्रोकेवल यूरेटर ऑन आईवीपी विल गिव इट, विल गिव रिवर्स जे अपीयरेंस या फिर फिशुक अपीयरेंस, रिवर्स जे अपीयरेंस या फिशुक अपीयरेंस। अब आप क्या कर सकते हो, पहला ट्रीटमेंट चॉइस जो है वो है आपका यूरेट्रोस्टोमी, मतलब जो प्रॉक्सिमल डायलेटेड यूरेटर है उसको दूसरे यूरेटर से जोड़ दो, यूरेट्रोस्टोमी। या फिर आप कर सकते हो पाइलोप्लास्टी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूरेट्रोसील के बारे में। फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है और ये भी बायलैटरल 10% होता है। यूरेट्रोसील का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज द कंजेनाइटल डायलिटेशन ऑफ टर्मिनल यूरेटर। जो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, जो ब्लैडर के अंदर होता है, अगर उसका कंजेनाइटल डायलिटेशन हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेट्रोसील बोलेंगे। नॉर्मली कुछ ऐसे ओपनिंग होती है आपकी यूरेटर की इनसाइड द ब्लैडर, अगर ये अंदर का पार्ट डायलेट कर गया, लास्ट वाला पार्ट जो इंट्राम्यूरल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे यूरेट्रोसील। होता क्यों, ड्यू टू अट्रेजिया ऑफ द यूरेट्रिक ऑरिफाइस। नॉर्मली ये यूरेट्रिक ऑरिफाइस ओपन होना चाहिए ना, अगर ये क्लोज रहा तो यहाँ पर स्टेसिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यूटीआई पेरिस हो जाएगा, उसके कारण डायलिटेशन हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका अपीयरेंस होता है आईवीपी पे, वो होता है कोबरा हेड अपीयरेंस या फिर एडर हेड अपीयरेंस, कोबरा हेड अपीयरेंस या फिर एडर हेड अपीयरेंस। इसका भी हम सर्जरी करेंगे, दैट इज यूरेट्रिक रिम्प्लांटेशन ही करेंगे इसका भी, जो एक्टोपिक यूरेटर में कर रहे थे वही यहाँ पर करेंगे, दैट इज यूरेट्रिक रिम्प्लांटेशन। एक और चीज हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि फोलिस फोलिस नहीं, सिस्टोस्कोपी से जाओ और यहाँ पर छेद कर दो यूरेट्रिक ऑरिफाइस के अंदर। ये हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टोस्कोपिक मिएटोटोमी। इसमें एक ही साइड इफेक्ट होता है कि पोस्ट ऑप मतलब पोस्ट सर्जरी आपको वीयूआर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला जो डिसीज होता है दैट इज योर कंजेनाइटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। कंजेनाइटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का न्यूबॉर्न्स के अंदर। ठीक है, इसमें होता क्या है ना, ड्यू टू 3 कॉजेस, ये 3 कॉजेस है। ड्यू टू ए पेरिस्टाल्टिक सेगमेंट ऑफ वन यूरेटर, ड्यू टू एबरेंट लोअर पोल वेसल, या फिर ड्यू टू हाई इंसर्शन ऑफ यूरेटर ऑन द पेल्विस। कोई सेगमेंट ए पेरिस्टाल्सिस है यूरेटर की, उसके कारण आपका ये जो है ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके कारण ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा पीयूजे का। या फिर एबरेंट लोअर पोल वेसल, ये हमने पहले ही पढ़ा एनाटॉमी वाले पार्ट में कि एबरेंट लोअर पोल वेसल जो है वो पीयूज ऑप्शन कॉज कर सकता है। या फिर हाई इंसर्शन ऑफ यूरेटर ऑन द पेल्विस, ये देखिए आपका हाइयर इंसर्शन है आपके यूरेटर का ऑन द लोअर पेल्विस। ये 3 कॉजेस होते हैं पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है, ये मेल्स के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और लेफ्ट साइड पे ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। और ड्यू टू बैक प्रेशर ये क्या कॉज करेगा, यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, बैक प्रेशर के कारण ये हाइड्रो यूरेटर और हाइड्रो नेफ्रोसिस कॉज करेगा, which will lead to renal dysfunction। इसमें एंटीनेटल यूएसजी के ऊपर आप इस कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। एंटीनेटल यूएसजी पे आप मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी को भी डायग्नोज कर सकते थे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज को आप एंटीनेटल यूएसजी पे डायग्नोज नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है वो आपको हमेशा याद रखना है कि वो होता है मैक3 स्कैन। उसके अलावा आप डीटीपीए स्कैन और विटाकर टेस्ट भी कर सकते हो। विटाकर टेस्ट अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन क्या करते हैं उसमें, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी के थ्रू हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द किडनी, और फोलिस कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लैडर के अंदर। दोनों कैथेटर से हम जो है दोनों साइड का प्रेशर लेते हैं। तो इस कैथेटर के थ्रू हम पेल्विक प्रेशर लेते हैं और इस कैथेटर के थ्रू वेसाइकल प्रेशर लेते हैं। नॉर्मली ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये लेस देन 13 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। नॉर्मली इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। लेकिन अगर माइल्ड पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये जो आपका डिफरेंस रहेगा 14 to 22 सेंटीमीटर वाटर रहेगा। अगर सीवियर पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है तो इनका डिफरेंस मोर देन 22 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रहेगा। अब इनमें आप सर्जरी क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट आप करते हो पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसके ऊपर। क्या करते हो आप इस पेरिस पाइलोप्लास्टी के अंदर, जो आपका एपेरिस्टाल्टिक सेगमेंट है या फिर जहां पर ब्लॉकेज है उतने सेगमेंट को आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो। जो एपेरिस्टाल्टिक सेगमेंट है जहां पर ब्लॉकेज है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और डीजे स्टेंट डाल के जो आपका पेल्विस वाला पार्ट है और यूरेटर वाला पार्ट है, डीजे स्टेंट डाल के दोनों को हम एनास्टोमोसिस कर देते हैं। ये करते हैं हम एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी के अंदर। एक और जो हम यहाँ पर चीज कर सकते हैं दैट इज एंडोपाइलोटोमी। एंडोपाइलोटोमी अभी हम करते हैं नहीं, पर अभी एंडोपाइलोटोमी का एक ही इंडिकेशन है कि पोस्ट ऑप अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया तभी हम एंडोपाइलोटोमी करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एंडोपाइलोटोमी के अंदर एक्चुअली में करेंगे क्या, यहाँ से परक्यूटेनियसली हम परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी के थ्रू कैथेटर डालेंगे और जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव कर देंगे। ये करते हैं एंडोपाइलोटोमी के अंदर।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ये ज्यादा अच्छे से मेडिसिन के अंदर, नेफ्रोलॉजी के अंदर कवर्ड है, वहां से पढ़ लेंगे। हम जो है डायरेक्टली लास्ट में जाते हैं, दैट इज रेफाइन क्राइटेरिया ऑफ एडीसीपीकेडी। अगर एज लेस देन 30 ईयर्स है तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज किसको कहेंगे? अगर दो सिस्ट रही इन वन या फिर बोथ किडनी तो बोलेंगे जी हाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है। अगर एज 30 to 59 ईयर्स है तो मिनिमम एटलीस्ट 2 सिस्ट होनी चाहिए इन ईच किडनी। अगर एज मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स है तो एटलीस्ट 4 सिस्ट होनी चाहिए ईच किडनी के अंदर। तो अब अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।